नमस्कार दोस्तों। टीम कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर की इस सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर चल रही प्रारंभिक सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी भारतीय इतिहास सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं और अभी वर्तमान में मैं यहां पर आधुनिक भारत को डील कर रहा हूं। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने कई सारे टॉपिक्स आधुनिक भारत के डील कर लिए हैं। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह है भारत में समाचार पत्र तथा प्रेस का विकास है। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता ही होगा कि इन समाचार पत्रों की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। क्या आप सभी जानते हैं कि भारत में जो समाचार पत्रों की शुरुआत हुई वह कैसे हुई, उसके पीछे क्या कारण था? इस पॉइंट पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेसिक जानकारी मैं देता हूं कि यदि हम बात करें दुनिया में समाचार पत्रों का उद्गम कहां से हुआ, तो दुनिया में दोस्तों समाचार पत्रों का उद्गम हुआ था वेनिस, इटली से। और अगर हम बात करें कि समाचार पत्रों का उद्गम भारत में कैसे हुआ, तो भारत में जब यूरोपियन आए थे तो उनके आगमन के बाद भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस की, तो भारत में जब पुर्तगाली आए तो उनके आने के बाद ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। और अगर हम बात करें कि भारत में पहली पुस्तक 1557 में गोवा के पादरियों के द्वारा छापी गई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन यहां से आपको इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि पहली पुस्तक भारत में तो गोवा के पादरियों के द्वारा छापी गई थी। ये बात आपको याद रखना होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस तो 1684 में इसकी शुरुआत, या आप कह सकते हैं इसको स्थापित बंबई में किया गया था। तो ये मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया कि अगर पहली प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए तो दोस्तों 1684 में ये बंबई में स्थापित की गई थी। तो ये तो थी कुछ बेसिक सी जानकारी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि भारत में समाचार पत्र की शुरुआत कैसे हुई। क्या आप सभी जानते हैं कि भारत में समाचार पत्र की शुरुआत कैसे हुई? आइए मैं आपको बताता हूं। तो यहां मैं बात करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी की। दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैं आपसे पिछले कई लेक्चर में चर्चाएं कर चुका हूं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में ये तो आप सभी लोग जान गए हैं कि उस समय भ्रष्टाचार भी आ चुका था, और कहीं ना कहीं यह भी हम लोग देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भारतीयों का शोषण भी कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा हूं 1776 की, और 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्मचारी था जिसका नाम था विलियम बोल्टास। विलियम बोल्टास के मन में ये एक विचार आता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है और जो उसके द्वारा काले कारनामे किए जा रहे हैं या भारतीय जनता का शोषण किया जा रहा है, इसके बारे में मैं समाचार पत्रों के थ्रू इंग्लैंड तक इसकी जानकारी पहुंचाऊं, साथ में भारतीय जनता को भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां हैं उसके बारे में मैं अवगत कराऊं। तो यही कारण था कि विलियम बोल्टस ने भारत में समाचार पत्र छापने की शुरुआत करने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम बोल्टास को निष्कासित कर देती है, कंपनी से बाहर निकाल देती है और वापस इंग्लैंड भेज देती है। तो विलियम बोल्टास जो है इस काम में असफल हो जाता है, वह भारत में समाचार पत्र की शुरुआत नहीं कर पाता है। लेकिन ये तो हमें पता ही है कि भारत में समाचार पत्र छपना शुरू हो गए थे, और इसी समय में हमें भारत में समाचार पत्र भी छपना शुरू होते हुए देख भी हम चुके थे। तो अब मैं बात करूंगा 1780 की। तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की नाम के व्यक्ति के द्वारा द बंगाल गजट, या जिसे द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था, इस नाम से जेम्स अगस्टस हिक्की ने समाचार पत्र की शुरुआत करी थी।
और जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा इस समाचार पत्र से जो कंपनी की नीतियां थी, जो द्वेषपूर्ण नीतियां थी, जो कंपनी के काले कारनामे थे, उन सब से भारत की जनता को भी अवगत कराया। साथ में ये बातें इंग्लैंड तक भी पहुंची। यही नहीं, इस समाचार पत्र के थ्रू वारन हेस्टिंग्स और जो एलिजा एम्पे थे, उनके जो गलत कारनामे थे, जो गलत काम थे, उनके बारे में भी जो है इसमें प्रकाशन किया गया, इस समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया। इसी कारण से वारन हेस्टिंग्स ने जेम्स अगस्टस हिक्की की जो प्रेस थी उसको जब्त कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी कुछ समाचार पत्र जैसे कलकत्ता कोरियर, या आप कह सकते हैं कलकत्ता गजट, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे मेल इत्यादि, ये सब समाचार पत्र जारी रहे। लेकिन ये सब सीमित दायरे में ही आप कह सकते हैं प्रकाशन करते रहे। अब 1799 की बात कर रहा हूं। इन समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए, इन पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा या कंपनी के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है, जिसे कि समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम कहा गया। अब इस अधिनियम के तहत जो समाचार पत्र का संपादक होता था, जो प्रकाशक होता था, जहां ये छपते थे, मुद्रणालय जिसको कहते हैं, उनके बारे में अब आपको स्पष्ट जानकारी अपने समाचार पत्र में लिखना होगी। तो सबसे पहली बात ये की गई, क्या संपादक, मुद्रक, स्वामी का नाम आपको अपने समाचार पत्र में छापना पड़ेगा। इस अधिनियम को लागू करने वाले और कोई नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसके अलावा आप जो भी समाचार पत्र में जो समाचार आप लिखना चाहते हैं, उसके तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, आपको उनको सचिव के सम्मुख रखना होगा। इस अधिनियम के तहत इस पर भी जोर दिया गया। साथ ही यदि कोई संपादक इन नियमों को भंग करता है तो उसको उद्वासन या उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1807 में पत्रिकाओं या आप पैम्पलेट छापते हैं या आप पुस्तक छापते हैं, तो ये इस अधिनियम को इन पर भी लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये था समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। कुल मिलाकर के अभी तक समाचार पत्रों में संपादक, स्वामी या मुद्रक का नाम छापना अनिवार्य नहीं था। इस अधिनियम के बाद इसको अनिवार्य किया गया, और यदि आप इन नियमों को आप तोड़ते हैं तो आपको उद्वासित कर दिया जा सकता है, डिपोर्ट कर दिया जा सकता है। अब भारत में समाचार पत्र इस अधिनियम के बाद भी अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। अगर हम बात करें पहले साप्ताहिक समाचार पत्र की, पहला साप्ताहिक समाचार पत्र ये बंगाल गजट था, लेकिन इसको आप कह सकते हैं इसके प्रकाशक थे गंगाधर भट्टाचार्य, और ये 1816 में इनके द्वारा शुरू किया गया था। अब अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रेस को जनता का प्रतिबिंब और आधुनिक देन किसके द्वारा दी गई, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना होगा, बकिंघम का। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि प्रेस को जनता का प्रतिबिंब और आधुनिक देन किसके द्वारा दी गई थी, तो ये यहाँ आपको नाम याद रखना होगा, बकिंघम का। तो ये मैंने आपको बताया कुछ इनिशियली जो भारत में समाचार पत्र थे। अब हम बात करेंगे जिस व्यक्ति की, उस व्यक्ति का नाम है जेसी मार्शमैन। तो जेसी मार्शमैन के द्वारा बंगला भाषा की पहली मासिक पत्रिका लाई गई थी, जिसका नाम था दिव्य दर्शन। क्या नाम था? दिव्य दर्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए बंगला भाषा की पहली मासिक पत्रिका कौन सी थी, तो दिव्य दर्शन थी, और उसके प्रकाशक कौन थे, तो जेसी मार्शमैन थे। इसके अलावा एक समाचार पत्र भी लाया गया था इनके द्वारा बांग्ला भाषा में ही, जिसका नाम था समाचार दर्पण।
तो ये दो क्वेश्चन आपको यहां से निकलते हैं, दिव्य दर्शन और समाचार पत्र। इन दोनों के प्रकाशक जेसी मार्चमैन थे, ये आपको याद रखना होगा। अब मैं बात कर रहा हूं राजा राम मोहन रॉय की। इनका नाम किसने नहीं सुना होगा। आधुनिक इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय भी राजा राम मोहन रॉय को ही दिया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह कोई और नहीं थे, राजा राम मोहन रॉय ही थे। अब अगर हम बात करें कि इनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया, तो इनके द्वारा संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही प्रकाशित किए गए थे। अब एक बेसिक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। वह और कोई नहीं था, मिरातुल अखबार ही था। तो ये एक अलग क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र, तो वह मिरातुल अखबार था और इसमें आपको राजा राम मोहन रॉय का ही नाम याद रखना होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उर्दू का पहला अखबार कौन सा था। जानते हैं आप लोग कौन सा था? वह था जाम-ए-जहानुमा। इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आपको ईयर याद रखना आवश्यक नहीं है, आपको याद क्या रखना है कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा था और उसके प्रकाशक कौन थे। तो राजा राम मोहन रॉय थे और जाम-ए-जहानुमा उर्दू का पहला अखबार था। अब भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, पॉयनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, राजा राम मोहन रॉय को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी राजा राम मोहन रॉय के संबंध में, जो उनके द्वारा प्रेस और समाचार पत्रों में योगदान दिया गया था। अब मैं चर्चा कर रहा हूं समाचार पत्र जो कि गुजराती भाषा में आए। तो प्रथम समाचार पत्र गुजराती भाषा में जो आया था वह था बंबई समाचार और इसको प्रकाशित करने वाले और कोई नहीं थे, जहांगीर फरदौंजी थे। एक और समाचार पत्र आया था गुजराती भाषा में जो कि जिसका नाम राष्ट्रगुप्तार था और इसको प्रकाशित करने वाले और कोई नहीं थे, दादा भाई नारोजी ही थे। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहां से फिर से इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र तो वह था बंबई समाचार और जहांगीर फरदौंजी का नाम आपको याद रखना होगा यहाँ। और अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रगुप्तार, ये तो ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे कि किस भाषा में था, तो आपको बस ये नाम याद रखना होगा कि इसको प्रकाशित करने वाले दादा भाई नारोजी थे। अब इसके बाद एक और अधिनियम पारित किया गया 1823 में, जिसे कि अनुज्ञप्ति का नियम या लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट नाम दिया गया। अभी तक हमने क्या देखा, जो पहला अधिनियम आया था 1799 का, जिसे कि समाचार पत्रों का पत्रीक्षण अधिनियम नाम दिया गया था। उस अधिनियम के तहत जो प्रकाशक थे या जो मुद्रक था या जो स्वामी था, अब उसका नाम छापना कंपलसरी अनिवार्य कर दिया गया था। उस अधिनियम में इन लोगों को कोई लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं किया गया था। इस अधिनियम से अब इन लोगों को लाइसेंस लेना भी अनिवार्य कर दिया गया था। तो जो प्रकाशक है उसे प्रेस की स्थापना करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था और यदि उसके द्वारा लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो उस स्थिति में 400 रुपए का जुर्माना, साथ में कारावास और आपकी प्रेस भी जब्त की जा सकती है। बिना लाइसेंस के 400 रुपए जुर्माना और कारावास, साथ में प्रेस जब्त का प्रावधान किया गया। साथ में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको किसी भी समय प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने की पावर भी दे दी गई थी। तो किसी भी समय अब गवर्नर जनरल जो है प्रेस
का जो लाइसेंस होता था उसको निरस्त भी कर सकते थे, ये अधिकार भी दिया गया। तो ये तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, देखिए इस एक्ट का नाम ही लाइसेंसिंग रेगुलेशन रखा, मतलब कि जो भी समाचार पत्र आ रहे हैं, जो भी प्रेस हैं, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस नहीं लिया गया है तो आपको उसका दंड भी भोगना पड़ेगा और हम उस लाइसेंस को निरस्त भी कभी भी कर सकते हैं। अब इस एक्ट का शिकार जो राजा राम मोहन रॉय का मिरातुल अखबार था वह हुआ। इस अखबार को बंद होना पड़ा था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइसेंसिंग एक्ट जब आया था तो उसके तहत किस अखबार को बंद होना पड़ा था, तो वह था मिरातुल अखबार, जो कि राजा राम मोहन रॉय का था। अब ये जो अधिनियम था ये भारतीय भाषा के जो भी समाचार पत्र थे उन पर ये लागू किया गया था। तो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर ये नियम लागू किए गए थे, जो भारतीय मालिक थे उन पर ये नियम लागू किए गए थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना होगा कि J.S. बकिंघम को इस अधिनियम के तहत जो है डिपोर्ट कर दिया गया था, उद्वासित कर दिया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय के मिरातुल अखबार को बंद होना पड़ा था और J.S. बकिंघम को डिपोर्ट कर दिया गया था। तो ये था 1823 का लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। इस अधिनियम के बाद भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र कानपुर से 1826 में प्रकाशित होता है और इसको प्रकाशित करने वाले जुगल किशोर और मन्नू ठाकुर थे, जिसका नाम क्या था, उद्दंड मार्तंड। तो एक बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ ये बनता है कि भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था, तो वह और कोई नहीं था, उद्दंड मार्तंड ही था और उसको प्रकाशित करने वाले थे जुगल किशोर और मन्नू ठाकुर। ये कानपुर से प्रकाशित किया गया था। अब मैं बात करूंगा 1835 के प्रेस एक्ट की। 1835 में आप लोग यदि जानते हो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वह भारत का गवर्नर बन के आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो ये सारे प्रतिबंध लागू थे प्रेस पर, उन पर जो है नरम रवैया अपनाने की कोशिश की गई, लेकिन विलियम बेंटिक का कार्यकाल खत्म हो जाने के कारण इसके बाद जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनता है, जिसका नाम था चार्ल्स मेटकाफ, उसको पूरा पूरा श्रेय मिलता है समाचार पत्रों को, कहना चाहिए लिबरल बनाने का। तो अगर आपसे पूछा जाए समाचार पत्रों के प्रति उदारवाद रुख किसने अपनाया था सबसे शुरुआत में, तो वह और कोई नहीं था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कार्यकाल खत्म हो गया था और इसके बाद चार्ल्स मेटकाफ जो हैं वो कार्यवाहक गवर्नर जनरल बन के भारत आए थे और इन्हें जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो लाइसेंसिंग एक्ट के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य था प्रेस को, उससे इन्होंने, आप कह सकते हैं, प्रेस को मुक्ति दिला दी थी। और अब केवल जो है आप कह सकते हैं कि इन प्रेस को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देना होती थी। इन्हें अब कोई लाइसेंस लेना नहीं होता था और ना ही अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया होता था तो 1823 के एक्ट के तहत आपको 400 रुपए जो दंड, कारावास की सजा और जो प्रेस जब्त करने का प्रावधान था वो सब खत्म कर दिया गया। कुल मिलाकर के काफी लिबरल व्यू अब ब्रिटिशर्स के द्वारा अपना लिया गया था भारतीय प्रेस और समाचार पत्रों के प्रति। तो यहाँ लॉर्ड मैकाले का नाम भी याद रखना है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन लॉर्ड मैकाले ने भी किया था। लेकिन यह कानून जो है 1856 तक चलता रहा। 1857 में एक और अधिनियम पारित किया गया जिसे कि लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम कहा गया। अब इस अधिनियम के तहत फिर से लाइसेंस लेना प्रेस को अनिवार्य कर दिया गया, तो अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। सरकार को
अनुज्ञप्ति देने के पावर और रद्द करने के पावर भी दे दिए गए। जैसा कि हमने 1823 के एक्ट में देखा था कि प्रेस को लाइसेंस लेना कंपलसरी था और अगर वो नहीं लेते थे तो उन्हें 400 रुपये का जुर्माना, कारावास इत्यादि की सजा, प्रेस जब्त करने का प्रावधान, वापस से वही चीजें हमें 1857 के एक्ट में देखने को मिली। कारण वही था कि यदि आप कुछ ऐसा लिखते हैं, आप कुछ ऐसा छापते हैं जो कि भड़काऊ प्रवृत्ति का होता है, राजद्रोह की भावनाएं, जनता में विद्रोह की भावनाएं यदि वो आप कह सकते आती हैं ऐसे लेख की वजह से, तो ऐसे लेख लिखना है ना, अब वापस से उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपकी प्रेस को अवैध घोषित करने का अधिकार भी दे दिया गया था सरकार को। तो आप कह सकते हैं कि अब सरकार के पास असीमित अधिकार इस अधिनियम से वापस आ गए थे। यहां अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा सोम प्रकाश के बारे में। इस अधिनियम के बाद एक हमको प्रकाशन देखने को मिला सोम प्रकाश नाम से, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1859 था। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था और सोम प्रकाश को प्रकाशित करने वाले और कोई नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। तो एक क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली ये पूछ लिया जाता है कि सोम प्रकाश को किसने प्रकाशित किया था, तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अब अभी कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ एक और अधिनियम डिस्कस करूंगा जिसका नाम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लागू किया गया था। इस सोम प्रकाश पर इस अधिनियम को लागू किया गया था और उसके पीछे यदि आप कारण सुनना चाहते हैं तो सोम प्रकाश के द्वारा किसानों का समर्थन किया गया था और ऐसे किसानों का समर्थन किया गया था जो कि नील आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इस सोम प्रकाश के ऊपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इसके बारे में मैं आपसे फिर से चर्चा करने वाला हूं। सोम प्रकाश के अलावा मैं आपसे इंडियन मिरर के बारे में भी चर्चा करूंगा जिसको कि 1861 में प्रकाशित किया गया था और इसके अगर हम प्रकाशक की बात करें तो वह और कोई नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर थे और भारतीय द्वारा उत्तर भारत का एकमात्र जो है समाचार पत्र था कौन सा, इंडियन मिरर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं 1867 के पंजीकरण अधिनियम रजिस्ट्रेशन एक्ट की। इस अधिनियम के द्वारा जो मुद्रण स्थान था और जो प्रकाशक का जो नाम था, अब वो पत्रों में लाना जरूरी था। आप जो भी पुस्तक छापते हैं उसकी एक प्रति 1 माह के भीतर सरकार को देना होगी और इसके अलावा यदि आप ऐसी कोई बातें लिखते हैं जो कि भड़काऊ प्रवृत्ति की होती हैं, राजद्रोह उनसे हो सकता है, विद्रोह हो सकते हैं, तो ऐसे प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और राजद्रोहियों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा का भी प्रावधान किया गया था। तो ये था रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। अब मैं बात करूंगा आपसे अमृत बाजार पत्रिका की, जिसको कि 1868 में प्रकाशित किया गया था। इसकी भाषा बंगाली थी या आप कह सकते बांग्ला थी और इसके प्रकाशक थे मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। अब शुरुआत में ये बांग्ला भाषा में थी लेकिन बाद में इन्हें अपनी भाषा बदल करके अंग्रेजी में प्रकाशित करना पड़ा था। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो देशी भाषा प्रेस अधिनियम है, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उससे ये अमृत बाजार पत्रिका बचना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने अपनी भाषा जो है वह अंग्रेजी चुन ली थी। आइए अब हम आपके साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम को देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा गया।
अब 1876 में भारत में लॉर्ड लिटन का आगमन होता है और 1876 से 78 के बीच में भारत में अकाल भी पड़ा था। इस स्थिति के बाद भी लॉर्ड लिटन ने भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। इस दरबार में लॉर्ड लिटन के द्वारा भारत की जनता का बहुत सारा धन बर्बाद किया गया। भारत की प्रेस ने इस बात की जम करके आलोचना भी करी। चूंकि भारत की प्रेस ने इसकी बहुत आलोचना करी तो लॉर्ड लिटन ने सोचा कि मुझे इस तरह की प्रेस के द्वारा लिखे हुए भड़काऊ लेखों पर वापस प्रतिबंध लगाना होगा और उसके द्वारा एक और अधिनियम पारित किया गया जिसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देशी भाषा का समाचार पत्र अधिनियम कहा गया। अब इस अधिनियम के तहत जो उस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट होगा वह प्रकाशक के द्वारा एक बंधक पत्र पर हस्ताक्षर करा सकता था। अब इस बंधक पत्र के तहत कोई भी प्रकाशक सरकार के विरुद्ध नहीं लिख सकता है। तो आप अब सरकार के विरुद्ध नहीं लिख पाएंगे, ऐसा इस बंधक पत्र में व्यवस्था की गई। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ लिखा जाता है उस पर निर्णय अंतिम किसका होगा? मजिस्ट्रेट का ही होगा। तो प्रकाशक को मजिस्ट्रेट के पास एक धनराशि भी जमा करनी होगी जिसको कि सुरक्षा धनराशि कहा जाता है। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे कि जनता में विद्रोह की भावनाएं भड़क सकती हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये जो धनराशि है उसे जब्त भी कर लिया जाएगा। तो ये थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कुछ प्रावधान जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब इस अधिनियम के आने के क्या परिणाम हुए? तो दोस्तों, बहुत सारे जो समाचार पत्र थे अब उन्होंने अपनी भाषा क्या कर दी थी? अंग्रेजी कर दी थी। तो अंग्रेजी इसीलिए करी कि जिससे कि सरकार को हम जो भी लिख रहे हैं वो समझ सकें कि हम क्या लिख रहे हैं, और हम जो है अब ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे समाचार पत्र पर आप प्रतिबंध लगा लेंगे। और इसके अलावा इस भाषा के माध्यम से काले गोरे जो देशी थे, जो विदेशी लोग थे, उनके बीच में भेदभाव भी होने लग गए। जो राष्ट्रीयता की जो भावनाएं थी जो इन प्रेस और समाचार पत्रों के थ्रू जो है वो बढ़ रही थी, अब वो भी दब गई थी। और एक जो मैंने अभी आपके साथ अमृत बाजार पत्रिका के बारे में डिस्कशन किया था, उसे भी अपनी भाषा अंग्रेजी करना पड़ी थी। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के आने के बाद अपनी भाषा अंग्रेजी करना पड़ी थी, तो आपको अमृत बाजार पत्रिका का नाम याद रखना होगा। अब मैं बात करूंगा बाल गंगाधर तिलक की। इनका नाम किसने नहीं सुना होगा? इनके द्वारा दो प्रमुख संपादन किए गए थे। एक था मराठा 1881 में जो कि अंग्रेजी भाषा में था, और दूसरा था केसरी जो कि मराठी भाषा में आया था। अब इनका जो प्रारंभ में प्रकाशन किया गया था, अगर हम बात करें मराठा की, तो इसका प्रकाशन केलकर के द्वारा किया गया था, और अगर मैं बात करूं मराठा की तो इसका प्रकाशन शुरुआत में आगर के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केसरी और मराठा। इसमें आपको नाम बाल गंगाधर तिलक का ही याद रखना होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908 की। इस अधिनियम के तहत यदि आपके द्वारा कुछ इस तरह का लिखा गया है जिससे कि हिंसा होती है या हिंसक गतिविधियां होती हैं, तो मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई कि वो प्रेस को बंद कर सकती है और संपत्ति को भी जब्त कर सकती है। तो ये इस अधिनियम का एक आप कह सकते हैं मुख्य प्रावधान था। इसके अलावा स्थानीय सरकारों को भी पावर दे दी गई कि वो प्रकाशन को बंद करवा सकती हैं, रोक सकती थी। और इसके साथ ही
जो स्वामी है या प्रकाशक हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसा किया जाता है, उनके प्रकाशन को रोका जाता है स्थानीय सरकार के द्वारा, तो वो 10 से 15 दिन में अपील कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आपके साथ बात करूंगा गदर की। गदर का प्रकाशन 1913 में सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। कहां से किया गया था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसका प्रकाशन 1913 में सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। इसका जो पहला अंक आया था वह उर्दू भाषा में आया था, लेकिन इसके बाद इसे जो है अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में कंटिन्यू प्रकाशित किया गया। कुछ समय के बाद इसे कुछ और भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी और पाश्तो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इसका पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार आया है एग्जाम्स में कि जो गदर है उसका पहला अंक किस भाषा में आया था, तो वो उर्दू भाषा में आया था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को से ये प्रकाशित हुआ था। अब आइए, एक और अधिनियम आया था जिसे कि द इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1910, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कहा गया। अब इस अधिनियम के तहत ये पावर दे दी गई कि आप 500 से लेकर के 2000 रुपए तक की जमानत राशि ले सकते हैं। किसको पावर दी गई? जो वहां की स्थानीय सरकारें थी। और यदि किसी प्रेस को पुनः पंजीकरण कराना है यानी रिन्यूअल कराना है, तो इसके लिए उन्हें 1000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की राशि का प्रावधान किया गया। इसके अलावा इन सरकारों को प्रेस से जमानत जब्त करना और प्रेस को ही जब्त करने तक के अधिकार दे दिए गए। तो आप कह सकते हैं कि अब नीचे तक इस तरह की पावर दे दी गई थी, यानी स्थानीय सरकारों को भी इस तरह की पावर दे दी गई थी, क्योंकि अब ये देखने को मिलने लग गया था कि छोटी छोटी जगह से भी समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हो चुका था। इसीलिए स्थानीय सरकारों को भी इन्होंने इस तरह की पावर्स दे दी थी। इसके अलावा आपको 2 प्रतिलिपि रोज सरकार को पहुंचानी होंगी समाचार पत्र की। तो ये था न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1910। इस एक्ट के आने के बाद 705 प्रेस से जमानत राशियां ली गईं और 991 प्रेसों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई। तो ये था आपका 1910 का अधिनियम। अब एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरह का पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से गवर्नर थे और उसके विपक्ष में कौन थे। तो यहाँ दोस्तों आपको याद रखना होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, मेटकाफ, मैकाले और लॉर्ड रिपन का नाम। ये लोग आप कह सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में थे, और जो विपक्ष में थे उसमें वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिटन के नाम आपको याद रखने होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है इस तरह का। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा बाहर हो जाता हूं। ठीक है, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा जो समाचार पत्र इस दौरान प्रकाशित हुए, और हो सकता है मैंने उनकी चर्चा भी आपसे नहीं भी करी हो। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा न्यू इंडिया। इसके लिए आपको नाम याद रखना होगा एनी बेसेंट का। ये मद्रास से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। ये न्यू इंडिया का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया। न्यू इंडिया के बाद मैं बात करूंगा हिंदी पैट्रियाट, जो कि अंग्रेजी में आया था, और गिरीश चंद्र घोष ने इसका कलकत्ता से ही प्रकाशन किया था। सोम प्रकाश के बारे में हम बात कर चुके हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता, यह प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र था। इसके बाद बंगाली, जो कि बांग्ला भाषा में ही आया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता से, ये स्थानीय भाषा का प्रथम पत्र था। तो बंगाली बांग्ला भाषा में ही आया था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। नेशनल पेपर, इसको प्रकाशित करने वाले और कोई नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे। कवि वचन सुधा, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपको याद रखना होगा। हिंदी का राष्ट्रवादी पत्र था ये। हरिश्चंद्र मैगजीन, नाम में ही हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा हरिजन, तो महात्मा गांधी,
है ना। इस पत्र की भाषा जो है गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में ये आया था। नेशनल हेराल्ड ये अंग्रेजी में आया था और इसको प्रकाशित किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब तलवार की बात करूं मैं, तो तलवार में आपको मैडम भीकाजी कामा का नाम याद रखना होगा, ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान जो है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये बर्लिन से प्रकाशित हुआ था। अब कामरेड की बात करेंगे, ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ आपको मोहम्मद अली का नाम याद रखना होगा। ये क्वेश्चन वही है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। हमदर्द ये उर्दू में आया था, इसमें भी आपको मोहम्मद अली का नाम याद रखना होगा। इसके अलावा एडवोकेट ये अंग्रेजी में आया था और इसमें आपको बिशन नारायण और अंबिका चरण मजूमदार का नाम याद रखना होगा। यह भारत का पहला राष्ट्रीय एवं राष्ट्रवादी समाचार पत्र होने का दावा करता था। इसके बाद मैं बात करूंगा इंडिया की। इंडिया में आपको नाम याद रखना होगा दादा भाई नारोजी का, ये लंदन से प्रकाशित हुआ था। यह साप्ताहिक पत्र था तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का यह मुख्य पत्र भी रहा है। कौन सा? इंडिया। इसके बाद मैं बात करूंगा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की, ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और इसमें आपको नाम याद रखना होगा सच्चिदानंद सिन्हा का। अब बात करेंगे हम संध्या की, इसमें आपको नाम याद रखना होगा बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का। काल, काल में आपको परांजपे का नाम और ब्रह्म बांधव उपाध्याय का नाम याद रखना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रताप की। प्रताप में आपको नाम याद रखना होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से प्रकाशित हुआ था। यह पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद गदर की हम चर्चा कर चुके हैं, ये पहला अंक इसका उर्दू में आया था, फिर अंग्रेजी, गुजराती इत्यादि पंजाबी, हिंदी भाषा में आया था। लाला हरदयाल ने वैंकूवर कनाडा से इसको प्रकाशित किया था। भवानी मंदिर की बात करूंगा, भवानी मंदिर में आपको बारेंद्र कुमार घोष का नाम याद रखना होगा, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। गुप्त पत्रिका थी, बम हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में इसमें जानकारियां दी जाती थी। फिर वंदे मातरम, वंदे मातरम में आपको नाम याद रखना होगा अरविंद घोष का और बिपिन चंद्र पाल का, कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था और क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली ये पत्रिकारी थी। इसके बाद हम बात करेंगे एक और वंदे मातरम जो है, इसे प्रकाशित करने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये लंदन से प्रकाशित हुई थी और लंदन में इंडिया हाउस था, वहां से प्रकाशित की जाती थी। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक वंदे मातरम जो है ये लंदन से प्रकाशित होता था। अल हिलाल ये उर्दू में था और मोहम्मद अबुल कलाम जो है आजाद, ये कलकत्ता से इसको प्रकाशित करते थे। मद्रास स्टैंडर्ड ये हिंदी में था, एनी बेसेंट कलकत्ता से। कॉमनवेल ये अंग्रेजी में आया था, एनी बेसेंट का ही था ये भी। और न्यू इंडिया ये अंग्रेजी में, ये भी एनी बेसेंट का। तो ये तीन एनी बेसेंट के थे। कौन कौन से? मद्रास स्टैंडर्ड, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। डॉन ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची से इसको प्रकाशित किया था। द लीडर, द लीडर जो है मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखना होगा। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में ही आया था। यंग इंडिया ये अंग्रेजी में आया था। महात्मा गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन नवजीवन ये हिंदी और गुजराती में था, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लाया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पनिक्कर अंग्रेजी भाषा में आया था। और बंदी जीवन, बंदी जीवन एस.बी. घाटे, एस.एन. मिराजकर महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये था मेरा आज का लेक्चर, जो कि भारत में समाचार पत्र और प्रेस की स्वतंत्रता, उन पर जो अधिनियम आरोपित किए गए, उनसे उनको जो सीमित किया गया उस पर था। इससे कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, आप लोग इसे कई बार देखिए, आपको अवश्य ही याद होगा। आप लोग हमारी सीरीज को लगातार देखते रहिए, आपको प्रारंभिक परीक्षाओं में अवश्य सफलता मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।